नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है 2025 का वर्ष आ चुका है और 2025 के वर्ष इसी वर्ष में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और विगत दिनों में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी कार्यक्रम है दिल्ली विधानसभा चुनाव का उसकी घोषणा कर चुका है और चुनाव की तारीख 5 फरवरी है और काउंटिंग 8 फरवरी को। जैसे ही चुनाव आयुक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिन्होंने जो डेट है वो रिलीज करते ही एक शब्द जो ज़्यादा चर्चा में आ गया, न्यूज में आ गया, वो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता। तो आज हम इसी शब्द के बारे में विस्तार से देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। उससे पहले बताते साथियों, मेरा थोड़ा सा एक परिचय कि मैं राम जी हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। फिलहाल अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत हॉबी के तौर पे जो ये वीडियो बनाना, यूँ कह ले तो टीचिंग का जो काम है परस्यू कर रहा। तो ये एक छोटा सा परिचय। आइए अपने पॉइंट अगले जो भी, दरअसल यही बताना चाह रहा था यहाँ पे भी कि आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता। हालांकि आदर्श आचार संहिता को हम कई जगहों पे जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ मेरी पर्सपेक्टिव ये रहेगी कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चुनावी विच मीन्स इलेक्शन से जोड़कर देखा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो भी निर्धारित कार्यक्रम है पहले उसको देखने का प्रयास करते हैं कि आने वाले जो भी समय है, फिलहाल 10 से 15 मिनट, मुझे नहीं पता 15 या 20 मिनट कितना लगेगा, पर जो भी वक्त लगेगा उस वक्त में हम लोग क्या करेंगे, जो हायरार्की है वो ये है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, विच मीन्स व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फिर हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो एमसीसी है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बार बार यूज करूंगा, इसका पर्पस क्या है, मतलब ये कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लाया गया तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। फिर हम ये देखेंगे, चूंकि ये 1961 के में केरल विधानसभा में पहली बार इसकी चर्चा की गई एमसीसी की, तो वहां से लेकर के आज तक की जो भी एक यात्रा रहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके डेवलपमेंट को देखेंगे। यूँ कह ले तो इतिहास को थोड़ी सी हम जानने का प्रयास करेंगे एमसीसी का। दूसरी, अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो ये होगा कि प्रोहिबिशन एक्शन, विच मीन्स अगर एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आचार संहिता अगर लागू हो जाता है, लागू कब होता है ये बता दे पहले थोड़ा सा साथियों, कि जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डेट है, चुनावी डेट वो रिलीज करती है, वो बताती है उस दिन से, जब से रिलीज हुआ डेट, मतलब ये डेट उसी दिन से लेकर के, उस वक्त से लेकर के जब तक की पूरी काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए, चुनावी रिजल्ट ना आ जाए, तो इस दरमियान ये पूरे जो है डेट एमसी सी के अंतर्गत आता है, विच मीन्स ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहेगा इतना दिन। हालांकि इसके और भी कई पक्ष हैं जो आने वाले शायद स्लाइड में मिल जाएगा। बहरहाल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन। अगर आप किसी भी प्रकार से इन तमाम जो भी रूल नियमावली हैं अगर उनको वायलेशन करते हैं, उनकी अवमानना करते हो, तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे उनको भी देखा जाएगा। फिर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन की, क्रियान्वयन को, कि कैसे इस एमसीसी को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। फिर हम अंततः पर सेकेंड लास्ट हम ये देखेंगे कि कंक्लूजन के तौर पे कि एमसीसी जो है इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर है तो किन किन तमाम चीज़ों को और सुधार करने की आवश्यकता है जिससे एमसीसी को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। कंक्लूजन के तौर पे ये देखेंगे और अंत में साथियों मैं ये थोड़ा सा कोशिश किया करूंगा तकरीबन सभी टॉपिक के साथ, यदि जिस टॉपिक की बात की जा रही है अगर उस टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यूज आए हैं तो मैं पीवाईक्यूज लाऊं, अन्यथा मैं एमसीक्यू को जरूर इंक्लूड करूं। सौभाग्य से मुझे इसमें एमसीक्यू मिल गया, सॉरी पीवाईक्यू मिल गया, जो इसी से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। यानी कि एक पीवाईक्यूज होंगे और एक मेंस का भी आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा। उस मेंस के क्वेश्चन को आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप पूरे सेशन को देखेंगे तो अंततः आप इस अवस्था में होंगे कि उस सवाल का जवाब लिख सकें। हालांकि जो सवाल है वो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा इतर है टॉपिक से, क्योंकि सवाल का जो ये कोर है, दरअसल जो मेंस का सवाल है वो दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम काज जो है उस पर संबंधित है। बहरहाल चलिए अब अपने अगले ये कहें तो बिंदु पे चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है साथियों।
दरअसल अगर मैं इन तमाम जो बिंदु मैं उल्लेखित करके आपके समक्ष लाया हूँ, पहले अगर मैं कुछ बताना चाहूँ जिससे कि आप व्यावहारिक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ पाएँ। स दरअसल मैं यहाँ मॉडल हटा देता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट इन शब्दों को मैं कुछ देर के लिए आपके समक्ष इसके मतलब अबाउट दिस थिंग्स मैं बात करता हूँ। ये क्या हो गया? 1 सेकंड अगर मैं 1 सेकंड इसको मैं एक बार इरेज़ कर दूँ। इरेज़ क्योंकि ये हो गया। दरअसल मैं ये बात कह रहा साथियों कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट विच मीन्स क्या होता है? ये कुछ हो रहा है शायद, जहाँ तक मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा। बहरहाल चलिए मैं उधर पेन अपना नहीं ले जाता हूँ, यहीं करता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, अगर आपके घर में किसी भी गेस्ट का आगमन होता है, तो आगमन होने से पहले कई चीज़ें जो हैं वो जारी कर दी जाती हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके बड़े भाई-बहन जो भी हैं उसके द्वारा। पहली तो ये कि कोई भी ज़्यादा हल्ला नहीं करेगा। दूसरा, अगर गेस्ट आए हैं, मेहमान जिसे कहते हैं, अगर वो आए हैं, किसी प्रकार के अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको लेने से इनकार करना है। दूसरी ये कि किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जो भी है वो ना करें। अंततः आप शिष्टाचार बनाए रखें, ऐसी-ऐसी बातें कही जाती है। दरअसल ये जो तमाम प्रक्रिया आप अपने परिवार के जनों के साथ बनाते हो या कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, यही दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श संहिता है। मतलब आपने एक आदर्श स्थिति स्थापित करी, करने का प्रयास करा कि नहीं आने वाले जो भी वक़्त होंगे, जिनमें मेहमान हमारे घर में होंगे, मुझे एक्स, वाई, ज़ेड काम नहीं करना है। जिन कामों की मैंने बात कहा कि पैसे नहीं लेने हैं उनसे, बदमाशी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी प्रकार की आततायिता से बचना है। कुछ इसी प्रकार की नियमावली जब भी भारत सरकार के लोकतंत्र में, दरअसल भारत सरकार क्या, इस लोकतंत्र में चुनावी संबंधी कोई भी क्रियाकलाप होता है, चुनावी संबंधी कोई भी यूँ कह लें चुनाव होता है, तो उस चुनाव के दरमियान आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसे ही हम लोग दरअसल कह देते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चूँकि ये चीज़ें चुनाव से संबंधित है, इसलिए हम इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चुनावी आदर्श संहिता से संबोधित करते हैं। तो आपने समझ गया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई विशेष शब्द नहीं है। दरअसल हम सबके घरों में भी ये चीज़ें स्थापित होती है। चूँकि ये इसका जो उत्पत्ति है दरअसल बहुत पहले हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पे 1961 के आसपास हुआ और इसे आगे बढ़ाकर वर्तमान स्वरूप दिया गया। कैसे वो देखेंगे हम लोग विकास में, डेवलपमेंट में। अब थोड़ा-सा इसकी एकेडमिक जो भी हमने अभी देखा वो आम परिभाषा थी जिसके माध्यम से मैं समझा और उसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा-सा एकेडमिक वो देख लेते हैं कि एकेडमिक परिभाषा क्या कहती है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। वो कहता है दरअसल कि जैसा कि मैंने आपको कहा अभी फिलहाल एग्जांपल में कि आपके पास कई कानून आ जाते हैं, मतलब कई बातें आ जाती है जिसको आप कोडित कर देते हो, जिसको आप संहिताबद्ध कर देते हो कि ये करना, ये नहीं करना है। वही बातें यहाँ की गई है कि अ सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने जो भी बातें कही, वो यही कही ना कि आपको एथिकली व्हिच मीन्स आपको कहीं न कहीं एक नैतिकता के साथ रहना है घर में। चूँकि फैमिली आ रहे हैं, तो इसके वजह से आपको नैतिकता ये करना है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि प्रिंसिपल टू द स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर व्हिच मीन्स ये कहा जा रहा है कि नैतिक दिशा निर्देशों का एक ऐसा सेट है जो आचरण को मानकीकृत करता है। मतलब जो भी आपके बिहेव हैं उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करता है, उसी को फॉलो करना आदर्श माना गया, उसी को फॉलो करना ऐसा उम्मीद की जाती है दरअसल एक सर्कमस्टांसेस में। दूसरी बात फिर से अगर मैं एक बार दोहरा दूं, नैतिक दिशा निर्देश को एक सेट है क्या, ये सॉरी ये कहा गया, ये हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, नैतिक दिशा निर्देशों का एक सेट है जो आचरण को मानकीकृत करता है। मानकीकृत कैसे, हालांकि आगे मैं देखूंगा, अगर मैं अभी बताऊं तो पुनरावृत्त हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे भी कुछ है मानकीकृत किस सेंस में, यहाँ पारदर्शिता बनी, विच मीन्स यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द फेयरनेस। बातें क्या कही जा रही है, जैसा कि हमने अभी बार-बार मैं उस एग्जांपल को रेफरेंस में लूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि
क्या-क्या नहीं करना आपके घर में बताया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ ये बातें कही जा रही कि जो नैतिक आदर्श हैं, नैतिक दिशा-निर्देश है, वो क्या है नैतिक दिशा-निर्देश? वही बातें कही जा रही कि जो नैतिक दिशा-निर्देश है व्हिच मीन्स कहा गया एथिकल गाइडलाइंस है। एथिकल गाइडलाइंस को ये कहते हैं पारदर्शिता, जवाबदेहिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना। ये एथिकल व्हिच मीन्स एथिकल गाइडलाइंस है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि पारदर्शिता क्यों, जवाबदेहिता क्यों, निष्पक्षता क्यों सुनिश्चित करना? चूँकि मैंने मैंने क्या, आपने देखा होगा चूँकि ये भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब भी लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र का आधार ही पारदर्शिता के साथ शुरुआत होता है। लोकतंत्र का आधार का एक अंग पारदर्शिता तो दूसरा जवाबदेहिता होता है और इन चीज़ों की अगर जवाब मतलब इन चीज़ों का आधार निष्पक्षता के साथ आगे नहीं बढ़ा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र महज़ कहने को हो रहता है, वास्तविकता और लोकतंत्र में बहुत यूँ कह लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मतलब सीधे तौर पे ये कहें, यदि आपको फेयर इलेक्शन करवाने हैं लोकतंत्र को फेयर तरीके से आगे बढ़ाना है, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन को कुछ नैतिक दिशा-निर्देश के माध्यम से आपको सुनिश्चित करना होगा। वो नैतिक दिशा-निर्देश क्या होंगे, ये उल्लिखित है यहाँ। दूसरी बात, आमतौर पर चुनाव कार्यस्थल और सार्वजनिक प्रशासन में उपयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, लेकिन नाम नहीं देते वहाँ। इसको नाम कहाँ देते हैं विशेष तौर पे जहाँ पहचान मिलती है वो है चुनाव। चुनाव के बाद कार्यस्थल, कार्यस्थल कहाँ? मान लीजिए कोई बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं, टाटा है, बहुत सारे अडानी, अंबानी जो भी हैं, उनके कार्यस्थल वहाँ भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहाँ के कार्यक्रमियों के द्वारा। वो कैसे? अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रिश्वत नहीं लेगा, निष्पक्षता से काम करेगा। ये तमाम चीज़ें जो कोडेड होती है, जो संहिताबद्ध है, इसे ही दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। लेकिन वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन तमाम कॉर्पोरेट जगत के लिए, लेकिन यहाँ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एमसीसी है, वो चुनाव परिदृश्य के लिए है। तो कार्यस्थल और सार्वजनिक प्रशासन में उपयोग होता है। ये बातें कही गई कि कॉमनली यूज्ड इन इलेक्शंस, वर्क प्लेस एंड द पब्लिक गवर्नेंस। पब्लिक गवर्नेंस क्यों? चूँकि पब्लिक गवर्नेंस कहीं न कहीं एक तरीके से कहा गया लोकतंत्र की बात है। चूँकि हम भारत के सापेक्ष ये बात कर रहे हैं, तो अगर भारत की जो सॉरी सिस्टम है, उस सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले लोग ही अगर किसी नैतिक दिशा-निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में संभावना है कि वो करप्ट हो जाएँ, तो फिर समस्याएँ और बढ़ जाएगी। दूसरी बात बातें क्या कही जा रही कि अगर एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आपको क्या-क्या नहीं करना है, थोड़ी-सी यहाँ देखने की ज़रूरत है दरअसल। घृणास्पद भाषण मतलब ये कि किसी भी प्रकार के आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, जैसे कि हेट स्पीच, घूस लेना और फिर मिसयूज़ ऑफ योर पावर। हालाँकि ये चीज़ें कितना ज़्यादा लोगों के द्वारा विशेष तौर पे हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, दिशा निर्देश के तौर पे पालन किया जाता है, ये आप भी इस बात से आश्वस्त हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि अगर एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो आप रिश्वतखोरी नहीं ले सकते। हालाँकि ये चीज़ें तो भले ही एमसीसी आप तो कहीं भी कभी भी नहीं ले सकते, ऐसी बातें कही जाती है बहरहाल। दूसरी बात ये कही जा रही है कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। मान लिया जाए कोई जो भी व्यक्ति हैं, पहले से मुख्यमंत्री मान लिया जाए, जैसे अभी फिलहाल दिल्ली की मैं बात कर रहा अतीशी जी मुख्यमंत्री हैं और संभावना है कि अगर वो चाहें तो आने वाले जो भी 15 से 20 दिन हैं, उन 20 दिनों में अपने शक्ति का दुरुपयोग करके जो भी निर्णय है, जो भी यूँ कह लें वोटिंग का एक वो क्रियाविधि है, उसको अपने पक्ष में ये कहें तो मोड़ सकते हैं। वही बातें कही जा रही है कि ऐसा आप ना करें। ये कोड लग जाने के बाद ऐसा मतलब ये एक दिशा निर्देश मिलता है एक तरीके से नैतिक रूप में कि आप ऐसा ना करें। हालाँकि कितना होता है, नहीं होता है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, विशेष तौर पे हम लोगों को उसमें नहीं जाना बहरहाल। हालाँकि अगर अंततः ये बात कहें कि ये सब तमाम चीज़ें क्यों करी जाती है, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लाया जाता है ताकि आप प्रमोट कर सकें किस चीज़ को, इक्वल अपॉर्च्युनिटी को एंड किस चीज़ को, निष्पक्षता को, व्हिच मीन्स इम्पार्शियलिटी को। अगर आप इसे प्रमोट नहीं कर पाएँगे, निष्पक्षता को प्रमोट नहीं कर पाएँगे, समान अवसर नहीं देंगे, तो आपका जो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र महज़ कहने मात्र को रह जाएगा और कहीं न कहीं लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र से हट जाएगा। और अगर लोकतंत्र से विश्वास हटता है, तो आप जान सकते हैं इसका बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा
पूरे देश को। तो ये थी ये थे कुछ पॉइंट जिसे मैंने बताया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, विच मीन्स अगला पॉइंट जो ये है कि पर्पस ऑफ एमसीसी। एक बार फिर से अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं ये कर दूं, कंक्लूजन के तौर पे कंक्लूड कर दूं, तो क्या है, तो दरअसल एक आचार ने, ने, सॉरी नैतिक दिशा निर्देश हैं जिसके माध्यम से क्या करने की मतलब जिसके माध्यम से क्या कहा गया है कि आपको समान अवसर और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। हालांकि इसे फिर से वो करना शायद ये हो जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि पर्पस विच मीन्स जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर इसको यू भी कह सकते हैं कि व्हाई इज द कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे चुनावी जो भी व्यूल है उसके लिए। सबसे पहली बात, इसको कई स्तरों से समझा जा सकता है, लेकिन उससे पहले दरअसल क्यों का जवाब देना चाहें हम कि वाई 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 इम्पोर्टेंट, तो चूंकि हमें अनुशासन विच मीन डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। दूसरी बात, नैतिक मानकों को बनाए रखना है। और ये डिसिप्लिन और नैतिक मानक कैसे बने, मतलब सस्टेन होंगे, कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो उनके लिए कुछ बातें कही गई कि आप दूसरों का सम्मान करें। अगर आप एक नेता हैं किसी एक्स वाई जेड पार्टी का, तो आप अगले जो भी नेता प्रतिपक्ष या जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका सम्मान करें। सिर्फ ये नेताओं के लिए नहीं, आप वोटरों के लिए भी ऐसा होता है। मान लीजिए मैं बीजेपी या फिर कांग्रेस या किसी दल का समर्थक हूँ, तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी मेरे दल से इतर समर्थक हैं उनके प्रति एक घृणा भाव आ जाता है, उनके प्रति एक असम्मान की भावना आ जाती है। तो वही बातें कही गई कि कहीं न कहीं आपको इन विचारों को एक सिरे से नकारना होगा और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव जगाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तब कहीं जाकर अनुशासन, निष्पक्षता और नैतिक मानक बनाए रखने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात मतलब कैसे इसको और हम बेहतर कर सकते हैं, तो ईमानदारी विच मीन्स क्या, क्यों जरूरी है, तो क्योंकि ईमानदारी और सत्यनिष्ठता, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पहला तो हम लोग ने देखा ही, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम एमसीसी को लागू करते हैं, विच मीन्स एमसीसी का पालन करते हैं, ये लागू होता नहीं है। आगे मैं देखूंगा, टेक्निकली मैं गलत बोल देता हूँ बार बार कि लागू लागू, ये लागू होता नहीं। दरअसल इसके कोई प्रावधान है नहीं, ये सर्वसम्मति से बातें कही गई। बहरहाल हालांकि इस पे इलेक्शन कमीशन इंडिया का कई बार ऐसा कुछ स्टैंड रहा जिसके माध्यम से जो भी बदलाव आए आगे देखेंगे। फिलहाल ईमानदारी और सत्यनिष्ठता कायम हो, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता यूँ कह ले तो नैतिक मानक के एक ये अंग है, स्थापित हो। इसके लिए आप मतलब ये कि नैतिक मानक स्थापित हो, उसके लिए आपको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करना है। बहुत जरूरी बात ये भी है कि जो भी नियमावली बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, दरअसल हमारे चुनावी जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न रिप्रेजेंट आरपीए विच मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से होता है। तो वही बातें कही जा रही कि आरपी एक्ट 1951 के माध्यम से जो भी बातें, जो भी नियमावली का प्रत्यारोपण आपके संविधान के द्वारा ये है दिया गया है, उसको पालन करें, उन नियमों का पालन करें। कंप्लायंस विद द रूल्स, वही हुआ कि आप किसी न किसी प्रकार से उसे अपने सॉरी पालन करें। दरअसल आखिरी और पर्पस में है कि अकाउंटेबिलिटी विच मीन्स जवाबदेहिता। अगर हम एमसीसी के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को लागू करते हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हम बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो उभर कर आएगी, निकल कर आएगी, वो है लोकतंत्र के प्रति जवाबदेहिता। जो भी इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हमारे संविधान में उल्लिखित, उनके प्रति एक जवाबदेहिता आएगी। अगर जवाबदेहिता आती है तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो ये थे पर्पस, और अंततः लोकतंत्र को बचाने के लिए विश्वास का होना अत्यधिक आवश्यक है। मैं बार बार विश्वास को जोड़ देकर बातें इसलिए कह रहा, चूंकि हालिया जब जो भारत सरकार के पास कई रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें कई बार इस बात का जिक्र किया गया कि विगत वर्षों में, विगत दिनों में जिस तरीके से लोगों का विश्वास अपने संस्था के प्रति घटा है, वो एक चिंताजनक बात है। तो इसलिए मैं बातें ये कह रहा बार बार कि विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। ये पर्पस ऑफ एमसीसी तो हो गए। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं, विच मीन्स इसी का टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ एमसीसी। मतलब ये कि एमसीसी का जन्म कब हुआ, ये अपने एडोलेसेंस अवस्था में कब आया, और जो अभी वर्तमान अवस्था है उस अवस्था तक पहुंचने की इसकी जर्नी क्या रही। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के
1960 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य प्रशासन द्वारा, आप इसको थोड़ा-सा अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य प्रशासन के द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए की गई थी। आप ध्यान से पढ़ेंगे। दरअसल मैं ये बात बताना चाह रहा इस टॉपिक में कि पहली बार आचार एमसीसी विच मीन्स आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के दशक में 1961 में दरअसल विधानसभा चुनाव के जो राज्य प्रशासन है, राज्य प्रशासन के ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए की गई थी। इसको यूँ समझें कि जब वो 60 के दशक में 1961 में केरल विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब वहाँ के जो भी राजनीतिक दल थे उन्होंने आपस में बैठकर एक बात सर्वसम्मति से पास किया कि चूँकि हम सभी लोकतंत्र के हिस्सा हैं और हम सभी से बढ़कर लोकतंत्र है, हम सबों से बढ़कर जनता का विश्वास है। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हम सभी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके माध्यम से एक लेवल मतलब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए उत्पन्न हो, और इसी पर्सपेक्टिव से इस चीज़ों को लाया गया था। और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, मतलब यूँ कहें तो सराहनीय था। इसलिए 2062 माफ़ कीजिएगा 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने आचार संहिता का प्रारूप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकार को भेजा, जिसके बाद इसे पूरे देश में अपनाया गया था। मतलब ये कि जब ये देखा गया कि हाँ 1960 में दरअसल ये मतलब इस तरीके का कुछ नियमावली लोगों ने अपनाई है और वो काफ़ी कारगर रहा। तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्यों ना इसे लोकसभा चुनाव में सभी जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है हमारे लोकसभा में, उसके ऊपर भी इस तरीके का प्रावधान एमसीसी के तौर पे लागू किया जाए, और प्रस्तावना भेजी गई और सभी दलों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, और तब से ये पूरे देश में अपनाया जाने लगा। तो कब से? 1960 में शुरुआत हुई, 1962 में लोकसभा, फिर 1991 में चुनाव नियमों के बार-बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के चलते निर्वाचन आयोग ने एमसीसी को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। चूँकि 90 का दशक उथल-पुथल का दशक रहा था, क्योंकि उस वक़्त हमारी इकोनॉमी की कुछ ऐसी स्थिति हुई जहाँ कई चीज़ें नई जुड़ी, कई चीज़ें विस्थापित हुई। उस दरमियान राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई ऐसे भ्रष्टाचार देखने को मिले, जिससे जो हमारा ये ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एमसीसी लागू करने को बाध्य हो गया, व्हिच मीन्स एमसीसी लागू होगा, सख्ती से लागू करने की बात कही गई। इन 90 जैसा कि आप इसके ऊपर देख सकते हो, इन 1962 लोकसभा इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन सेंट अ ड्राफ्ट खाका विच मीन्स ऑफ द एमसीसी टू द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, अंततः अडॉप्ट कर लिया। फिर 1991 में चूंकि ये बार बार रिपीटेशन हो रहे थे किस चीज का, भ्रष्टाचार का, यू कह ले इलेक्शन रूल्स का तोड़ा जा रहा था, जो भी स्थिति थी वो सही नहीं थी। इस स्थिति को मेंटेन करने हेतु जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्ट्रिक्टली लागू करने की बात कही। तो आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ एमसीसी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दरअसल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोहिबिटेड एक्शन, विच मीन्स क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम चीजें तभी संभव हो पाएगी, जिसे हम आदर्श की बात करते हैं, जब आप भेदभाव को रोकेंगे। भेदभाव किस बात को लेकर? जैसा कि मैंने आपको फिलहाल आते के साथ एग्जाम्पल दिया कि यदि आप XYZ अमुक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अगर आपके इतर जो आपके अगेंस्ट पार्टी है उसके अगर कार्यकर्ता है तो उससे आप भेदभाव करते हो, ऐसा ना हो। इस मतलब आप ये जो कोड है ये ऐसा करने को मना करता है, दंडित करता है, यानी कि भेदभाव नहीं करना। दूसरी बात जो प्रोहिबिटेड है, मना करने की बात आती है, वो है उत्पीड़न। पहला तो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा, दूसरा हरसमेंट। उत्पीड़न कई स्तर पर हो सकता है। उत्पीड़न आप लिखने मुझे नहीं आ रहा क्योंकि नया नया हुआ फिलहाल। तो सामाजिक स्तर पर हो, या फिर आर्थिक स्तर पर हो, इकोनॉमिकल बेस पे, या फिर राजनीतिक स्तर पे हो। उत्पीड़न कई स्तरों पे हो सकता है। ये जो एमसीसी है ये यूँ कह लो निर्धारित करता है कि आप किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उत्पीड़न को इख्तियार नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं। दूसरी बात, अगली बात क्या है? रिश्वतखोरी। मतलब ये क्या नहीं करना है? पहली बात तो भेदभाव नहीं करना है, दूसरा उत्पीड़न किसी प्रकार का ना हो, तीसरा रिश्वतखोरी मीन्स ब्राइबरी भी आपको नहीं करनी है, पैसे भी नहीं लेना है। इसमें ये बात भी कही गई कि जो भी नेता है वो अगर वोटर को पैसे देते हैं तब भी नहीं लेना है। ये बात भी है दरअसल, अगर आप इसे आप देखें तो। हालांकि ये बातें व्यवहार में कितना उपयुक्त है, इसको
मतलब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान के अंतर्गत है। खैर, रिश्वतखोरी ना हो ऐसी बातें कही गई, मना मनाही के अंतर्गत है। तीसरा है, किसी भी प्रकार के अगर आपके पास अधिकार हैं तो उस अधिकार का आप दुरुपयोग ना करें, विच मीन्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए जाए मैं सिटिंग एमएलए हूँ या फिर सिटिंग किस मतलब किसी भी प्रकार का वो ये है, मंत्री हो चाहे मुखिया हो चाहे कोई भी हो, अगर आप सिटिंग हैं तो आपके पास थोड़ा सा स्कोप होता है कि आप तमाम अधिकारों को ये कर सके। जैसा कि एक बार कहा गया था 1975 के आसपास, जब राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, तो उन्होंने अपने चुनाव में बहुत सारे ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग किया जो कायदे से नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी बातें कही जा रही कि आपके जो भी अधिकार हैं उसका दुरुपयोग ना करें, ये मनाही है, प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिशन हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने इसको वॉलेशन किया तो आपके पास आपको क्या क्या चुनौतियां, मतलब क्या क्या दंड दिए जाएंगे, विच मीन्स consequences ऑफ वॉलेशन। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये बच्चा पूरा निराश है। निराश किस बात को लेकर है कि कोई भी कानूनी जो लीगल, लैक ऑफ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, विच मीन्स परिवर्तनीयता का अभाव है, कानूनी परिवर्तन का अभाव है। मतलब कानूनी तौर पे कोई भी यूं कह ले तो रूल नहीं है जिसके माध्यम से दंडित किया जा सके, विशेष तौर पे एमसीसी की एंगल से। अब यहाँ एक सवाल आता है, मैं एक बार पढ़ दूं। दंड में चेतावनी, निलंबन या कानूनी कार्रवाई शामिल है, लेकिन ये नहीं है, मतलब लीगल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अब थोड़ा सा मैं ये बात समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा फिलहाल अभी कि जो एमसीसी है, दरअसल 1960 से केरल विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों के सामने आया, विशेष तौर पे 1991 के बाद तकरीबन सभी जो भी चुनाव प्रणाली हुई उसमें इसको लागू किया जाने लगा। लेकिन ना इसके कोई संवैधानिक प्रावधान है, ना कोई इस तरीके का संशोधन या यूं कह ले किसी भी प्रकार का लिखित कोई प्रावधान है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कानून या इतने बड़े बड़े आदर्श की बात हमने करी, अगर वो भंग होता है, यदि वो नहीं माना जाता है, तो कैसे दंडित किया जाएगा? तो साथियों, यहाँ ये जानने की आवश्यकता है कि जो हमारे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो भी चुनावी प्रणाली होती है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की अनियमितता चुनाव के अंतर्गत एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके लागू होने के बाद आप करते हो, तो आपको किसी भी आपको इसके माध्यम से दंडित किया जाएगा। जो भी इसमें प्रावधान है, इसके प्रावधान के अनुरूप आपको दंडित किया जाएगा, चाहे वो घूसखोरी का हो, चाहे आप मिसयूज, जो भी आपके पावर है मिसयूज करने का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर आपने अपनाई है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951 के अंतर्गत जो भी कानून है उसके तहत आपको सॉरी दंडित किया जाएगा। तो ये बच्चा वही, मैं कह मतलब ये डालने का मतलब यही था कि मैं आपको जोड़ सकूं, मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन दिला सकूं कि ये थोड़ी सी चिंता का विषय है कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दंड दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से। तो ये चीजें हैं ही। दंड में चेतावनी, निलंबन या फिर कानूनी कार्रवाई शामिल है। अब है इम्प्लीमेंटेशन, कि हम तो बड़े बड़ी बात कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अब इसको लागू कैसे किया जाए? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तमाम चीजें जो है ना वो सर्वसम्मति से एक्सेप्टेंस हुआ है, सर्वसम्मति से लोगों ने स्वीकार किया है। तो कोई कानून है नहीं तो बाध्यता तो होगा नहीं, अगर बाध्यता है नहीं तो ये ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल अगर है तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि लोग इसे न माने। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, विच मीन्स क्रियान्वयन को लेकर। तो क्रियान्वयन करने हेतु कई ऐसे उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला उपाय है जागरूकता कार्यक्रम। ये देखिए भाई साहब जागरूकता कार्यक्रम फैला रहे हैं, है ना? यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने की आवश्यकता है। वो कैसे होगी? ये होता है दरअसल जब आप अ, अभी तो नहीं, पर हाँ जब लोकसभा चुनाव था तो एमसीसी से संबंधित कोई ये आते थे, ऐड आते थे कि चुनाव संहिता आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, अगर किसी प्रकार की अनियमितता आपको देखी जाती है आपके जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, तो आप एक्स या जो भी नंबर है XYZ नंबर पे आप कॉल करें, कॉल करके आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि जो काम हो रहा है वो गैर कानूनी है। तो वही बातें कही जा रही है कि अगर जागरूकता होगी, विशेष तौर पे भारत के
मतलब नागरिकों में, तो कहीं न कहीं ये एमसीसी जो है वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो पाएगा। क्यों? अगर जागरूकता है ही नहीं और लोग भ्रष्टाचार कर रहा, लोग घूस दे रहे हैं वगैरह-वगैरह, अनियमितता फैला रहे हैं, तो वो अ, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएँगे। तो वही बातें कही जा रही है कि जागरूक होंगे, और सरकार के द्वारा नंबर भी कई कितनी बार ये किया गया कि आप ये करें, कॉल करें अगर किसी प्रकार का, हालाँकि भारत सरकार के द्वारा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ईसीआई के द्वारा जारी किया गया था। तो पहली जागरूकता इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे कैसे होगा, मतलब कैसे क्रियान्वित होंगे, तो जागरूकता कार्यक्रम करके। दूसरा है ट्रेनिंग सेशन एंड ट्रेनिंग सेशन, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे ट्रेनिंग सेक्टर, सॉरी ट्रेनिंग सेशन, वो ऐसे कि आपको पता होगा कि जो भी संचालन होता है विशेष तौर पे चुनाव से संबंधित, उसको उसको मतलब कि ये करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस बात को लेकर, कि आपको कैसे वोट डलवाना है, लोगों से कैसे बात करना है। अगर आपके सामने एक चुनौती आता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको कहाँ ले जाना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो वही बातें कही जा रही है कि जब इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी वक्त इसके बारे में भी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बताया जाए। क्योंकि जो ट्रेनीज हैं, विशेष तौर पे जो भागीदार हैं सिस्टम के, जो जैसे शिक्षक हो गए, विशेष तौर पर शिक्षक ही होते हैं, तो उनको अगर इस बात से अंदाजा होगा या उनको इस बात का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हाँ, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। चूंकि ये टीचर है, तो आने वाले दिनों में ये अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को भी ये आप कह सकते हैं जागरूक कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से भी एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू किया जा सकता है, यू क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब है रेगुलर रिव्यूज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार कई ऐसे स्टेप उठाया जिसके माध्यम से रिव्यूज विच मीन समीक्षा स्थापित होती है। तो अगर इस तरीके से भारत सरकार की जो भी तंत्र है, अगर अपना अपना काम करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन जो क्रियान्वयन है वो संभव हो पाएगा। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट जो ये है, अब कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन ये, दरअसल ये थोड़ा सा मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लूं। कंक्लूजन के तौर पे ये कहा जा सकता है साथियों कि हमारा उद्देश्य क्या था, यू कह रहे तो एमसीसी का लाना। एमसीसी का उद्देश्य ही था कि सबसे पहले आपको निष्पक्षता लाना है। अगर निष्पक्षता होगा तो ज्यादा चांस है कि जवाबदेहिता होगी। अगर ये दोनों हुआ, तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित हो पाएगा, किन के लिए, वोटरों के लिए, किन के लिए, सिटीजनशिप विच मीन्स नागरिकों के लिए। और अगर सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर रहा, तो लोगों का भरोसा लोकतंत्र में रहेगा। लोग आगे बढ़ कर के जो लोकतंत्र की भागीदारी है, लोकतंत्र की क्रियाविधि है, जैसे वोट देना आदि, वो दे पाएंगे। हालांकि विगत दिनों में कई ऐसे डेटा है जिससे ये पता चला है, या फिर जो बताता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है। और अभी जो तकरीबन वोटिंग प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो दरअसल 63% के आसपास है। विच मीन्स अगर 100 लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, तो महज 63 लोग ही ये कर सकते हैं, मतलब देते हैं, दरअसल भागीदार बनते हैं। ये डेटा मैं पहले देखा था, अगर कुछ इसमें संशोधन हुआ है तो फिर एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, आप भी कर सकते हो। तो वही बातें कही जा रही कंक्लूजन में, क्या कि चूंकि हमें, आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्तमान व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने हेतु निष्पक्षता, जवाबदेहिता की आवश्यकता है। और ऐसा अगर हो पाया तो कहीं ना कहीं जो हमारी विचार हैं इस बात को ये करने का कि हम सुनिश्चित एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें, लोगों का भागीदारी बढ़ा सके, ये तभी संभव हो पाएगा जब ये सब चीजें प्रबल तरीके से यू कह दे घटित होगी। तो ऐसा कुछ बातें आप कह सकते हो कंक्लूजन के तौर पे। क्योंकि अगर मेंस में ऐसा लिखना हो तो अगली बात खत्म बात, विच मीन्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। हालांकि एक सेकेंड, इतने में आप देख लिए होंगे, मुझे पता है। आपकी नजर बहुत तेज है, कोई बात नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ। दरअसल क्वेश्चन जो ये है कि निम्नलिखित कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू, ये सवाल, हाँ, दो पीवाई, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है।
तो आप इसे हल्के में ना लें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर जहां बॉडी, जहां आपको लगता है ना कि हाँ ये की पॉइंट है आंसर का, तो वहां आप चाहे तो इस तरीके से कर दे या फिर गोला लगा दे, इस तरीके से ही करें, वैसा करना बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो ये चीजें कही जा रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। दूसरा कहा जा रहा है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर फिक्सेस द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग बोथ जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। कौन कौन? होम अफेयर्स, नो बाबा ना, होम अफेयर एंड इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था शायद, इसमें इलेक्शन कमीशन होगा ना, खैर इलेक्शन है, सॉरी, हाँ। तो ये चीजें गलत है, दरअसल वो कौन करता है? ईसीआई, है ना, वो तो बात की बात है। दूसरी बात, मतलब तीसरा एग्जाम्पल विच मीन्स ऑप्शन वो ये है, अरे ऐसा कैसे हो गया, द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट मर्ज ऑफ रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज। अब हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर, हालांकि जो भी है। भारत चुनाव आयोग निम्नलिखित में विचार कीजिए। भारत चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। यही बातें गलत है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित, मुझे हंसी क्यों आ रही है पता है? मैं ऑप्शन देना भूल गया, मतलब 1 2 3 होता है ना, वो उस तरीके से। बहरहाल आप इसको देख लेना एक बार। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। उपयुक्त आंसर कौन है? आंसर इसका सिर्फ 3 सही है, विच मीन्स ये वाला सिर्फ ऑप्शन सही है। कहाँ गया ये? द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व, जो ये है ना, कहाँ गया? यहाँ चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलयन से संबंधित विवादों का समाधान करता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें किसके आधार पर होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, और इसमें जो ईसीआई है इसको बहुत ज्यादा ताकत मिला हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है। तो आंसर आपको देख लेना है, सॉरी देख लेना, क्या मैंने बता ही दिया, आंसर डी होगा। ये चीजें बात करें थोड़ा सा कि 5 मेंबर नहीं, तो ये कितने मेंबर होते हैं आपको पता होगा? 1 मेंबर होते हैं, हालांकि कभी कभी 2 भी होता है उप करके, लेकिन मुख्य रूप से 1, और उसके जो उप चुनाव आयुक्त हैं उनको भी मिला दे तो 2, 5 तो नहीं होते। मेंस की बात कर लें तो मेंस में क्या है? द डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये 2022 में पूछा गया, स्टेट फॉरवर्ड सवाल है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और मैं चाहूंगा, मेरी उम्मीद है कि आप इससे कहीं ना कहीं अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखें। आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। तो इसे आप एक बार करके देखेंगे। आप सवाल अगर संभव हो तो आप लिख करके आप इसको स्कैन करें और मेरे टेलीग्राम जो भी चैनल है उस पर आप अपलोड करें। उसको समीक्षा करके आपको इसी प्रकार से, जैसे कि अगर आपने दिया तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाया तो उसको मैं वहीं समीक्षा कर लूंगा, वहीं मैं उसको चेक कर लूंगा, इसी तरीके से। तो आपकी भी कुछ यूँ कह ले तो मेंटरिंग टाइप की हो जाएगी। तो ये है सवाल। अब एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू साथियों। एक चीज और, चूंकि इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बली बातें करता था, तो कुछ विशेष यू कह ले तो आपके लिए फायदे नहीं होते थे, पर मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरीके का कोई भी प्रयास मेरे तरफ से होता है तो आप चाहें तो इसे आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो खैर अपनी बातें होती है, अगर आपको पसंद आए तो करें। मैं पहले इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट, बट राइट नाउ आई थिंक कि हाँ देयर इज समथिंग व्हिच आई एम डूइंग गुड। तो यदि सही है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे? लाइक करके सपोर्ट कैसे, शेयर करके सपोर्ट कैसे, सब्सक्राइब करके। आपको ये सब्सक्राइब वाला चीज सिर्फ एक बार करना होगा, लाइक और शेयर थोड़ा सा आपके लिए शर्मसाध्य कार्य हो सकता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।